नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल का कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार, ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं ने, उनके मंत्रियों ने शिक्षा घोटाले के बाद राशन घोटाले में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जी हाँ, दरअसल ममता बनर्जी की दो मंत्रियों ने मिलकर अपने ही सरकार को 400 करोड़ रुपए का चूना लगाया, 400 करोड़ रुपए का राशन घोटाला कर गया। समझ जाइए, ऐसे भी पश्चिम बंगाल में कई सारे घोटाले की जांच चल रहा है, जिसमें एक नगर निगम का भी घोटाला है। लेकिन अभी जो खुलासा हुआ है वो शिक्षा घोटाला के बाद पश्चिम बंगाल में यह सबसे बड़ा घोटाला है, राशन घोटाला, जो कि 400 करोड़ रुपए का है। और यह आरोप ईडी ने लगाया है। ईडी ने पश्चिम बंगाल राशन घोटाले के मामले में आरोप पत्र दाखिल किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी की सरकार में उनके ही दो मंत्री, पश्चिम बंगाल के वर्तमान वन मंत्री और पूर्व राज्य खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ज्योति पिर्रे मल्लिक और कोलकाता स्थित व्यवसायी बाकिबुर रहमान, इन दोनों लोगों ने मिलकर 400 करोड़ रुपए का राशन घोटाला किया। यह राशन किसका था जानते हैं? यह वह राशन था जो पश्चिम बंगाल के गरीब लोगों को दिया जाना था, उनके बीच बांटा जाना था। उस राशन को बेचकर इन लोगों ने 450 रुपए कमाए। जी हाँ, ये वही ममता बनर्जी की सरकार है, ये उन्हीं का मंत्री है जो केंद्र में सरकार से बार बार इसलिए लड़ती है कि उनके मनरेगा का फंड रोक दिया गया। मनरेगा का भी घोटाला इनके राज्य में बहुत बड़े स्तर पे हुआ है। लगभग 20 से 25 लाख फर्जी मनरेगा कार्ड बनवाए गए इनके राज्य में। वहीं करोड़ों की संख्या में फर्जी राशन कार्ड मिले थे, जिसके जरिए इनके मंत्री अपने शासनकाल में, ये जो ज्योति पिर्रे मल्लिक है, यह जब खाद्यान्न मंत्री थे, ये अपने उसी खाद्यान्न मंत्रालय के दौरान 400 करोड़ रुपए का राशन घोटाला किया। झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक घोटाले का नया कीर्तिमान स्थापित हो रहा है। इन नेताओं के, इन पार्टियों के घोटालों को देखकर अब एक चीज समझ में आ गया कि क्यों ये लोग अदालत में सिर्फ ईडी के खिलाफ याचिका दायर करते हैं। क्या कारण है? इस देश में कई एक सारे जांच एजेंसी है, सीबीआई है, एनआईए है, इनकम टैक्स है, या और भी अलग अलग तरीकों का जांच एजेंसी है, नारकोटिक्स विभाग है। ये राजनीतिक दल आज तक किसी भी जांच एजेंसी के खिलाफ अदालत में नहीं गया, अदालत में ये गुहार नहीं लगाया कि माननीय सीबीआई के पावर को कम कर दीजिए, नारकोटिक्स विभाग के पावर को कम कर दीजिए, इनकम टैक्स के पावर को कम कर दीजिए, किसी भी विभाग के खिलाफ नहीं। लेकिन ये लोग लगातार दूसरी बार अदालत में ईडी के खिलाफ याचिका दायर करवाया है अपने कपिल सिब्बलों के माध्यम से, जिसमें मांग किया है कि ईडी के अधिकारों पर अंकुश लगाया जाए, इसी तरीके के घोटालों को छुपाने के लिए। अभी आप सभी ने देखे ना कि किस तरीके से झारखंड में कांग्रेस पार्टी के वर्तमान राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर से 351 करोड़ रुपए, आजाद भारत के इतिहास में पहला ऐसा मामला आया है जिसमें इतने मोटे तौर पे नकदी बरामद हुआ है। आज तक इतना बड़ा नकदी किसी भी व्यवसायियों के घर पे नहीं मिला, नेता को तो छोड़ दीजिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसमें भी कीर्तिमान स्थापित किया है और इनके सांसद के घर से 351 करोड़ रुपए नगद जब्त किए गए। और चीज तो अलग है, पिछले 9 दिनों से लगातार छापेमारी उनके परिसर पे चल रहा है, उनके ठिकानों पे चल रहा है। और अब ममता बनर्जी के नाक के नीचे ये 400 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है, 450 करोड़ का, यह भी अपने आप में कीर्तिमान स्थापित करता है। इससे पहले ममता बनर्जी के ही शिक्षा मंत्री पार्थो चटर्जी अपने प्रेमिका के साथ मिलकर कई एक करोड़ रुपए का घोटाला किया था, जिसमें से 51 करोड़ रुपया उनके आवास से, उनके प्रेमिका के आवास से नगद जब्त किया गया था। और उसके बाद अब इनके मंत्री ने, खाद्य आपूर्ति मंत्री ने मिलकर अपने ही शासनकाल में अपने ही सरकार को 400 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया और ममता बनर्जी को पता भी नहीं लगा। ममता बनर्जी, वही ममता बनर्जी जो पूरे देश में अपना छवि इस तरीके के बनाती है
इस तरीके से दिखाती है कि मेरे पास एक सफेद सूती साड़ी है, पैर में हवाई चप्पल पहनती हूं और ऐसे ही आम इंसानों का जिंदगी जीती हूं। लेकिन उस ममता बनर्जी के मंत्री, एक मंत्री 400-400 करोड़ रुपए का घोटाला करता है, तो क्या ये सारे पैसा ये मंत्री अपने घर ले गए होंगे? क्या इन घोटाले के रकम में से ममता बनर्जी को नहीं मिला होगा? या टीएमसी पार्टी को नहीं मिला होगा, जिस पार्टी का सर्वे सर्वा ममता बनर्जी है? यह संभव नहीं है। किसी भी राज्य में बगैर शीर्ष नेतृत्व की जानकारी के, बिना शीर्ष नेतृत्व के सहमति के, उसके अंडर काम करने वाला कोई भी मंत्री या नेता, चाहे वो संगठन में हो या सरकार में, किसी तरीके का कोई हेराफेरी नहीं कर सकता है। यह संभव ही नहीं है। छोटी मोटी बात हो वो अलग है, 1,00,000-2 लाख का मामला हो, 5 लाख 10 लाख का बात हो, उतना तो कर सकता है। लेकिन 400-400 करोड़ रुपए का जो घोटाला है, यह बिना शीर्ष नेतृत्व की जानकारी के नहीं होता है, संभव ही नहीं है। और इसी केस में ज्योति प्रिय मलिक गिरफ्तार भी है, जेल में है, उनकी बेटी भी गिरफ्तार है, वह कारोबारी भी जेल में है। लेकिन सवाल यह, इतना बड़ा घोटाला हो गया और मुख्यमंत्री को पता नहीं लगा। उनके राज्य में, उन्हीं के शासन में, उन्हीं का मंत्री 400 करोड़ रुपए का घोटाला कर गया और उसका खुलासा भी ईडी करेगा। और फिर ये लोग ईडी के ही खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। ईडी का ही पावर कम करवाना है इनको, क्योंकि ईडी का पावर इसलिए कम करवाना है कि ईडी इनके द्वारा लूटा गया 400 करोड़ रुपए इनके हाथ से निकाल लेगा। इस देश में ऐसे आर्थिक अपराधियों पे भी कार्रवाई उसी तरीके से होना चाहिए जिस तरीके से आतंकवादियों पे होता है। इनके खिलाफ भी टेरर एक्ट में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये लोग आर्थिक आतंक फैला रहे हैं। 351 करोड़ रुपए अपने घर में रखना, 400 करोड़ रुपए का घोटाला करना, ये एक तरह से देश के ऊपर ऐसा ही हमला है जैसा कोई आतंकी हमला होता है। ये आर्थिक तौर पे ये लोग आर्थिक आतंकवादी हैं। जितने भी सफेद पोश हैं, जिनके घर पे इतने मोटे मोटे रकम मिल रहे हैं, जो 400-500 करोड़ रुपए का घोटाला कर रहा है, ये सब के सब आर्थिक आतंकवादी है। और इनके ऊपर भी टेरर एक्ट में मुकदमा होना चाहिए। ईडी तो ठीक कर रही है कि इन्होंने जो लूटा है उसको वापस ले रही है, लेकिन इनके खिलाफ जो मुकदमा हो वो यूएपीए के तहत होना चाहिए, एनएसए के तहत होना चाहिए, पीएमएलए के तहत नहीं। ये सब के सब आर्थिक आतंकवादी है, तो इस देश को खून की तरह पी रहे हैं, इस देश को खोखला कर रहे हैं। आम जनता को जहां तक ढंग से जीवन जीने के लिए भी उनके पास मूलभूत सुविधाओं की कमी है, वहीं ये सफेद पोश पैसों के तिजोरियों में बंद करके रखे हैं। आम जनता के कमाई को, आम जनता के पैसे को, जो राशन आम जनता को मिलना चाहिए था, उस राशन को इन्होंने बेचकर 400 करोड़ रुपए अपने घर में रख लिए, ढकार गए 400 करोड़ रुपए। और जब ऐसे राज्यों में फंड पे रोक लगा दिया जाता है, तो ममता बनर्जी जैसी नेता अपने राज्य से लेकर दिल्ली तक यह नाटक करती है, आंदोलन करती है कि केंद्र सरकार उनको फंड नहीं दे रहा है, उनको उनके हिस्से का पैसा नहीं दे रहा है। अरे किस लिए दे? ऐसे ऐसे मंत्रियों के लिए जो 400 करोड़ रुपए लूट लिया और आपको पता तक नहीं लगा। ऐसे ऐसे राज्यसभा सांसदों के लिए जो 300-350 करोड़ रुपए अपने घर में बंद करके रखा है, 9-9, 10-10, 20-20 अलमारियों में बंद करके, और उस राज्य सरकार को पता नहीं है, राज्य सरकार की जांच एजेंसियों को पता नहीं है। यह गंभीर मुद्दा है। इन मुद्दों के ऊपर खुलकर कार्रवाई होना चाहिए। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जिन्होंने देश को लूटा है उनको एक एक पाई चुकाना पड़ेगा, सच में ऐसे ऐसे लोगों को नंगा करके इनके शरीर से वो बस्तर भी छीन लेना चाहिए जिस बस्तर को इन्होंने उसी लूट के पैसे से खरीदे होंगे। और यही कारण है कि ये लोग ईडी के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, क्योंकि ईडी इनसे लूटा हुआ माल छीन लेता है, इनकी संपत्ति जब्त कर लेता है। अभी अभी उस पार्टी का भी 752 करोड़ रुपए का संपत्ति जब्त हुआ है, उस नेता का भी, जो कहता है कि हमने इस देश को आजादी दिलवाया। समझिए, यह पहली बार ऐसा हुआ है कि ईडी जैसी जांच एजेंसी ने कांग्रेस पार्टी और उनके शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी और सोनिया गांधी के 752 करोड़ रुपए को जब्त किया है, उनके प्रॉपर्टी को जब्त किया है। पहली बार ऐसा हुआ है। आज तक कभी नहीं हुआ था कि कोई भी जांच एजेंसी गांधी नेहरू खानदान के किसी प्रॉपर्टी या किसी व्यक्ति पे हाथ डाले। लेकिन ईडी ऐसी जांच एजेंसी है जिन्होंने इन दोनों ही
सोनिया गांधी को भी और राहुल गांधी को भी अपने दफ्तर में बुलाकर पूछताछ किया और उसके बाद अब इनके 752 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त भी किया है। तो भला कौन नहीं चाहेगा कि ईडी का अधिकार खत्म हो जाए, ईडी का अधिकार कम हो जाए, ईडी एक कठपुतली बन के रह जाए, सिर्फ नाम के लिए ईडी रह जाए। इसके पीछे का पूरा जो तैयारी है, पूरा षड्यंत्र है, वो यही है। यही कारण है कि सबके सब ईडी के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।